नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। 4 का अलार्म देख रहे हैं आप, मैं ताबिश हुसैन। यहाँ पर हम बात करते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन आपको बताते हैं 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर दिन भर चर्चा रही और उस पर तमाम डिटेल आपके लिए हम लेकर हाजिर होते हैं। उन बड़ी खबरों के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं, उसके बाद विस्तार से इन पर बात करेंगे। तो देखिए, पहली राम मंदिर मामले को लेकर है। रामदान गबन केस में फैजाबाद बार एसोसिएशन की चेतावनी अब सामने आई है और कहा कि 3 दिन में अयोध्या छोड़े चंपत राय का अल्टीमेटम एक तरह से यहां पर दे दिया गया है। दूसरी खबर पुणे से, पुणे के केतन की हत्या की साजिश की अब परतें खुल रही हैं। सिया पर 1 करोड़ रुपए ठगने का भी आरोप अब लग गया है। और तीसरी खबर, पुणे में 4 साल की बच्ची से रेप के केस में 59 दिन में इंसाफ हुआ है। 65 साल के दोषी को सजाए मौत सुनाई गई है। चौथी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के नापाक हमले में 36 बेगुनाह अफगानियों की मौत हुई है और 160 लोग यहां पर घायल हो गए हैं। अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने एक चेतावनी यहां पर दे दी है। उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद राव को 3 दिन में अयोध्या से चले जाने को कह दिया है, वरना आंदोलन की धमकी यहां पर दी गई। इस बीच पुलिस ने आज मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के बयान को दर्ज कर लिया है। आज ही पुलिस की टीमें अयोध्या के तुलसी नगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पहुंची, जहां पर ट्रस्ट का खाता है। पुलिस ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं और इस ब्रांच के 2 कर्मचारी संदेह के घेरे में। उनके तहत ठेके का काम करने वाले 6 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। राम मंदिर दान गबन केस में रामलला के पटवारी कहे जाने वाले चंपत राय के बयान आज पुलिस ने दर्ज कर लिए। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे और दान गबन में अपने ड्राइवर टिन्नू यादव की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राम मंदिर निर्माण और उसके बाद की पूरी व्यवस्था में चंपत राय की भूमिका सबसे खास रही, इसलिए उनके बयान काफी अहम हैं। इस बीच अयोध्या के वकीलों ने आज एक बड़ा बयान दिया। अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने कहा कि कोई भी वकील चंपत राय ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा और संदिग्ध भूमिका से घिरे गोपाल राव का केस नहीं लड़ेगा। इसके अलावा तीनों को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ने की चेतावनी दी। कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या जाम कर दी जाएगी, किसी को अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा। दान गबन के मामले में 8 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और करीब 140 लोग पुलिस के रेडार पर हैं। पुलिस अयोध्या में एसबीआई बैंक की उस ब्रांच की भूमिका की भी जांच कर रही है जहां दान का पैसा जमा किया जाता था। राम मंदिर दान गबन के मामले की जांच कर रही पुलिस अयोध्या में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तुलसी नगर शाखा भी पहुंची, जहां पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता है। इस एसबीआई ब्रांच के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप अब जांच के दायरे में। उनके तहत 6 कर्मचारी ठेके पर रखे गए थे, जिन पर नोट गिनने और पैसे बैंक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, और ये सभी 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की एसबीआई बैंक के बाहर से एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। अयोध्या के तुलसी नगर इलाके में अयोध्या पुलिस पहुंची है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आए थे और यहाँ पर कई लोगों से पूछताछ की है और यहाँ पर कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दस्तावेज जब्त करने के बाद पुलिस यहाँ से जा रही है। दरअसल इस एसबीआई बैंक में ट्रस्ट का खाता था और जो कैश और चढ़ावा आता था वो इसी ट्रस्ट में आता था। तो यहाँ के भी कुछ कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। खास तौर से रत्नेश और गगन नाम के जो 2 कर्मचारी पेरोल पे थे वो जांच के दायरे में हैं। उनके अंडर में करीब 6 आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से टीम यहाँ पर आई और यहाँ से कुछ दस्तावेज जब्त करने के बाद यहाँ से निकली है। ये तुलसी नगर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जहां पर ट्रस्ट का अकाउंट है और यहीं पर दान का जो पूरा कैश है और जो गहने हैं, जो भी चढ़ावा था वो यहां पर आता था और यहीं पर यहीं के कुछ कर्मचारी भी जांच के दायरे में। तो देखा आपने, एक तरफ तो जांच यहां पर चल रही है, लेकिन जांच के तहत लोगों में किस तरह की नाराजगी इस मामले को लेकर वो असर आप देखिए। अयोध्या जिले की फैजाबाद बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो जिला अधिकारी को चिट्ठी देकर और कोर्ट में याचिका डालकर मांग करेंगे कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर अयोध्या जिले का कोई भी वकील दान गबन केस के किसी आरोपी का केस लड़ता है तो उसे बार के कोष में 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने इस मुद्दे पर फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा से बात की। मिश्रा जी, बार ने आज क्या फैसला?
बार ने आज ये फैसला लिया है कि एसआईटी का विरोध किया है, ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपक राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ, क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है, वो लोग लाए गए हैं। इसमें बड़ी चोरी हुई है, घोटाला भी बहुत है, निर्माण से लेकर के आज तक जांच की जाए, इस बात के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। नहीं करेंगे सीबीआई के लिए, जहां तक जाने पर की स्थिति है वो उसी पैसे से जो वकला साहिबान जमा करेंगे अभियुक्तों से लेकर के, उसी पैसे से प्रोसिक्यूशन की पैरवी। वकील अगर मुकदमा लड़े तो वो लड़े, एप्लीकेशन देगा, उसे अनुमति दे दी जाएगी। अगर वो पैसा इतनी बड़ी चोरी हुई, इतने करोड़ों कई करोड़ों की, तो 5 लाख रुपए पर हेड। तो देखा आपने, अयोध्या के वकील नाराज इस मामले को लेकर, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। वहां पर क्या कुछ हुआ है वो भी जरा आप जान लीजिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर दान गबन केस की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में सीबीआई के नेतृत्व में कई एजेंसियों द्वारा दान गबन की जांच की मांग यहां पर की गई और इस मामले में याचिकाकर्ता अजय कुमार राय खुद बेंच के सामने पेश हुए और तुरंत उन्होंने सुनवाई की मांग। दलील ये दी गई कि जिस तरह से सरकार इस केस में काम कर रही है उससे शक पैदा होता है और इस पर कोर्ट ने यहां पर कहा कि अगर मामला कुछ दिन बाद सुना जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस MM सुरेंद्र और जस्टिस शील नागू की बेंच गर्मी की छुट्टियों के तुरंत बाद मामले को लिस्ट करने का निर्देश उन्होंने यहां पर दिया। इस बीच आप देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एनडीटीवी पर एक नया खुलासा ये है कि एक आरोपी लवकुश मिश्रा ने करीब 1 करोड़ रुपए लागत से मकान बना रहा है वो, और लवकुश का जो मकान है वो 3 मंजिला मकान है और ये तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। 2 फ्लोर इसके बन चुके हैं जबकि तीसरा बनने वाला है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने इस घर का जायजा लिया है, आप भी देखिएगा। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में क्या ये आलीशान मकान चंदा चोरी से तैयार हो रहा था? ये मकान है आरोपी लवकुश मिश्रा का और इस मकान के 2 मंजिल बन चुके हैं जबकि तीसरे मंजिल को बनाने का काम चल रहा था और आप ऊपर सरिये लगे हैं, देख सकते हैं कि तीसरी मंजिल तैयार होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही जो लवकुश मिश्रा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मकान कब लिया गया, कैसे लिया गया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार पांडे। पांडे जी, ये मकान कब लिया गया, किसका मकान है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये मकान दिसंबर या जनवरी में लिया गया है, इसी महीने में, और फरवरी से काम चल रहा है इसमें। अच्छा, हाँ। नहीं, अक्टूबर 2025 में लिया गया। हाँ, अक्टूबर में, जी अक्टूबर 2025 में। 2025 में लास्ट में लिया गया है। तो किसने लिया था मकान? ये सुप्रिया मिश्रा, लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री है इसकी। और कितना बड़ा मकान है? 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। अच्छा जी। और लवकुश मिश्रा यहाँ पर खुद आता था कभी कभार? आते थे, दूसरे तीसरे चौथे आते थे, 3-4 दिन पर ठेके पे काम चल रहा था, अब लेबर मिस्त्री काम करते थे, तो जब पेमेंट करना होता था तो आते थे। तो बिल्कुल लवकुश मिश्रा का ये मकान है, 3 मंजिला मकान तैयार हो रहा था। अक्टूबर 2025 में ये प्लॉट लिया गया था। 1000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है जिस पर कई सारे कमरे हैं। ये देखिए, ओपन किचन है यहाँ पर। ओपन किचन के अलावा ये देखिए सामने ओपन किचन है, इसके अलावा ये सामने एक कमरा है। इसके साथ अगर थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पर एक कमरा है, ये देखिए एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। तो एक फ्लोर में करीब 5 कमरे हैं और ऐसा ही दूसरा फ्लोर है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दूसरा फ्लोर दिखाने का। इस मकान का जो दूसरा फ्लोर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा फ्लोर है, यहाँ पर भी ये देखिए एक कमरा ये है, एक कमरा इसके ठीक पीछे है, 2 कमरे यहाँ पर हैं और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा इस तरफ आएंगे तो ये तीसरा कमरा है, ये देखिए तीसरा कमरा है और ये चौथा कमरा है। इस तरफ 4 से 5 कमरे एक फ्लोर पर बने हुए हैं और जो पुलिस है उसके मुताबिक लवकुश के अलावा जो बाकी के आरोपी हैं उनकी संपत्तियों की जांच लगातार की जा रही है कि आखिर इन लोगों ने कितनी संपत्तियां बनाई हैं। लवकुश के बारे में जानकारी मिली है कि इस मकान के अलावा उसने एक प्रॉपर्टी और ली है और उस प्रॉपर्टी की भी जांच चल रही है। तो आरोपियों की संपत्तियों की जांच चल रही है कि आखिर महज कुछ 1000 रुपए पाने वाले आरोपी कैसे
अयोध्या के अलग अलग इलाकों में करोड़ों की संपत्तियां खड़ी कर रहे थे। अगर हम इस मकान की बात करें तो ये मकान भी करीब 1 करोड़ रुपए का है। जिस तरह से इसमें 3 फ्लोर बनने वाले थे वो मिलाकर 1 करोड़ रुपए के होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को लेकर लगातार जांच चल रही है और एनडीटीवी आपको यहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। इस मकान के बारे में लवकुश मिश्रा पर यह बड़ा खुलासा एनडीटीवी पर देखिए कि किस तरह से आरोपी 1 करोड़ का मकान तैयार कर रहा था। अयोध्या से कैमरामैन कमलकांत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो अब इन आरोपियों की संपत्ति और जो संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की है सबकी जांच यहां पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। चरावा चोरी मामले में एसआईटी गठन पर अखिलेश यादव ने फिर से उठाए सवाल, पूछा एसआईटी किसे सौंपेगी रिपोर्ट। पीलीभीत में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले साइकिल चलेगी तो दंगा और उपद्रव करवाएगी। पीएम मोदी के सेशल्स दौरे का तीसरा दिन, अरुल मिहू नवशक्ति विनायक मंदिर में किए दर्शन। 3 से 4 जुलाई को यूपी का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। आगे बढ़ते हैं और अब पुणे केतन केस की बात करते हैं। देखिए, पुणे केतन हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सिया के भाई साहिल से पूछताछ यहाँ पर जारी है। वडगांव पुलिस स्टेशन में दोबारा से साहिल से पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी साहिल से पुलिस पूछताछ यहाँ पर कर चुकी है और साहिल से ये जानने की कोशिश पुलिस यहाँ पर करेगी कि कब से चेतन को जानती थी सिया, कैसे ये लोग यहाँ पर करीब आए और कैसे यहाँ तक नौबत आ गई कि इस हत्या की साजिश यहाँ पर इन लोगों ने रची। लोनावला पुलिस ने आरोपी सिया और चेतन से घंटों सवाल जवाब किए हैं। सिया के परिजनों से भी लंबी पूछताछ हुई। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस को मामले में गहरी साजिश दिख रही है। लोहागढ़ जिले में हुई हत्या पूरी तरह से साजिश साबित हो रही है। टोल प्लाजा और सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने से बचने के लिए आरोपी चेतन कार छोड़कर स्कूटर से किले गया। चेतन ने किले पर चढ़ते समय अपनी पहचान छुपाने के लिए हुडी पहनी। ऊपर पहुँचने के बाद उसने हुडी उतारकर काली टी शर्ट पहन ली। हत्या के बाद भागते समय चेतन ने फिर से हुडी पहन ली। चेतन स्कूटर से पुणे लौटा, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। चेतन और सिया साजिश रचने के लिए कई बार किले गए। आरोपियों ने वारदात की जगह तय की, उसका रिहर्सल किया। सबसे चौंकाने वाली बात, दोनों के बीच एक सीक्रेट इशारा तय था। सिया को किसी बहाने केतन के सामने बैठना था और यही चेतन के लिए हमला करने का संकेत था। सिया का बैठना इसलिए तय हुआ ताकि जब केतन को धक्का दिया जाए तो वो सिया को पकड़ ना सके, सिया सुरक्षित रहे। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, सबूत और बयान नए नए खुलासे कर रहे हैं। हम एक और बयान हम आपको बताते हैं। एक ड्राइवर का बयान सामने आया है जिसने सिया को एयरपोर्ट छोड़ा था। केतन और सिया बाली में प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे थे और ड्राइवर वैभव यादव केतन सिया को मुंबई एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। अब ड्राइवर क्या दावा कर रहा है ये जरा आप देखिए। ड्राइवर का दावा यह है कि सिया सफर के लिए तैयार नहीं थी और उसके मुताबिक सिया को भाई साहिल ने जबरन कार में बैठाया। पुणे से लेकर रास्ते के बीच में उसके और भाई के बीच में बहस भी हुई। ड्राइवर का दावा यह है कि सिया ने कार से कुछ सामान जेब में रखा और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद केतन ने वैभव को फोन किया और पूछा कि क्या उसका पासपोर्ट कार में रह गया। ड्राइवर ने शक जताया कि सिया ही पासपोर्ट छुपाकर यहां पर ले गई। अब सोचिए ड्राइवर का बयान कितनी अहम बातें यहां पर खोल रहा है। इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। केतन मर्डर केस में आप देखिए यहां पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किन तथ्यों के आधार पर पुलिस अब मामले में बड़ी साजिश होने की बात मान रही है। कुछ और राज भी सामने आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। जिसे जिंदगी से हटाने की साजिश रची गई, मौत से पहले उससे 1 करोड़ रुपए की ठगी भी की गई। सिया ने शॉपिंग के बहाने केतन से 1 करोड़ रुपए मांगे। मरने वाले ने अपने मंगेतर की मांग पूरी की, उसे वो भारी भरकम रकम दी। हैरान हो जाएंगे आप जानकर, सिया ने केतन से मिले पैसे अपने प्रेमी चेतन चौधरी को सौंप दिए। चेतन ने अपना भविष्य संवारने के लिए सिया से पैसे मांगे थे। चेतन ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ रुपए से खुद को सेटल करेगा। इस मर्डर केस के बाद 3 साल के गैपिंग पीरियड वाली थ्योरी भी सामने आई है।
सूत्रों के मुताबिक तय हुआ था कि केतन के मरने के बाद 3 साल सिया शादी नहीं करेगी। 3 साल बाद चेतन बिजनेस में सेट हो जाएगा, फिर दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन किसी की जान लेकर अपनी दुनिया सजाने की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हत्या के आरोपियों का अंजाम अब अदालत तय करेगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो बातें सामने आ रही हैं वो सबको हैरान कर दे रही हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर आपके लिए लौटेंगे। जल्द वापस। आज से ठीक 59 दिन पहले पुणे में एक 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी। रेप के बाद मर्डर का बच्ची का ये मामला सामने आया और आज उस केस में अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। पुणे में रेप मर्डर केस में फैसला आया है। दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी भीमराव कांबले को फांसी की सजा दी गई है। रिकॉर्ड 59 दिनों के अंदर ये फैसला कोर्ट ने दिया है। दुष्कर्म और हत्या के आरोप में इसको दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। पुणे की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के रेप और मर्डर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और 55 लोगों की गवाही के आधार पर 59 दिन में 65 साल के आरोपी भीमराव कांबले को मौत की सजा सुना दी। अदालत ने इस जघन्य अपराध को देखते हुए आरोपी को 3 अलग अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे 3 बार मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने अक्यूज्ड को दोषी करार देते हुए तीन अलग अलग सेक्शंस के अंडर उसको दोषी करार देते हुए उसको तीन दफा फांसी देने की ऑर्डर किए। 1 मई 2026 को हुई इस रूह कपा देने वाली वारदात ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। नसरापुर में 6 बच्चों का पिता और मजदूरी का काम करने वाला भीमराव कांबले 4 साल की बच्ची को पास की गौशाला ले गया और दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के शरीर पर चोट के 18 निशान पाए गए थे। अदालत में 55 दिनों तक सुनवाई की और 2 महीने के अंदर फैसला सुनाकर एक नजीर पेश कर दी। सबसे खास बात यह है कि इस मामले में अदालत ने बाकी मामलों की तरह फैसला सुनाने में देरी नहीं की। अब पूरे इस घटनाक्रम को देखते हैं। ये जो मामला है 1 मई 2026 को नसरापुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी भीमराव कांबले ने बच्ची का रेप किया और रेप के बाद इस 4 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 15 दिन के भीतर आरोप पत्र इस मामले में दाखिल हुआ और 1200 पन्नों का ये आरोप पत्र यहाँ पर दाखिल किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और इन कैमरा जो है यहाँ पर सुनवाई की गई और 15 दिनों तक लगातार इस मामले की सुनवाई चली। कुल 55 गवाह इस केस में पेश हुए और 59वें दिन अदालत ने इस पर अपना फैसला सुनाया और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसको करार देते हुए फांसी की सजा इस मामले में सुनाई। आगे बढ़ते हैं और अब एक और मामले के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, पुणे के रेप मामले में बहुत जल्द इंसाफ हुआ, लेकिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप का मामला अब सड़कों पर आ चुका है। यहाँ पर सियासी जमात के साथ कई सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और राजस्थान में अगर देखिए तो 13 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ था। श्रीगंगानगर में सड़कों पर इसके लिए समाज उतरा और रिक्शा चालक ने बच्ची को यहाँ पर भेज दिया था। 5 दिन तक होटलों में गैंगरेप हुआ और अब तक 8 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। ये सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में इंसानी भेड़ियों ने मिलकर एक 13 साल की बच्ची की जिंदगी को महज 5 दिन में नर्क बना दिया। जिस रिक्शे वाले पर उसने भरोसा किया, उसने चंद रुपयों के लालच में बच्ची को चहल चौक के एक होटल के मैनेजर को बेच दिया। मैनेजर ने व्हाट्सएप पर उसकी तस्वीरें आम कर दी। फिर बच्ची के साथ करीब 30 लोगों ने दरिंदगी की। बच्ची के बयान लेकर और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ आरोपी अभी और डिटेन हैं, पूछताछ चल रही है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बच्ची के साथ अलग अलग होटलों में हैवानियत की गई। बच्ची का सौदा करने वालों में 3 होटल संचालक से लेकर मैनेजर तक शामिल थे। 2 होटल तो क्लियर हैं, एक तीसरा होटल भी संदिग्ध है, तो ये 3 जगह हैं। हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने अब तक रिक्शा चालक राम बाबू, होटल मालिक मयंक सेन, मैनेजर हरदीप के अलावा सचिन, दीपक और तरुण को गिरफ्तार किया है। तो देखा आपने कितना संगीन और गंभीर ये मामला था जिसने सबको यहाँ पर आक्रोशित कर दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जो कुछ हुआ उसने पूरे समाज को आंदोलित कर दिया है। अलग अलग संगठनों ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
चंद रुपयों के लिए 13 साल की बच्ची का सौदा हुआ और महज 120 घंटे में उसके साथ 30 लोगों ने दुष्कर्म किया। इस खबर के सामने आते ही पूरे श्रीगंगानगर में उबाल आ गया। कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हुआ। जितने भी गलियों में, मोहल्लों में ये छोटे होटल चल रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। श्रीगंगानगर के चौक चौराहों पर अलग अलग संगठन के लोग जमा हो रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता वो चुप नहीं बैठेंगे। नाबालिग बच्चियों के साथ जिस प्रकार की दुखद घटना घटी है, जिससे पूरा जिला शर्मसार हुआ, पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ, इस पे सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और देश की डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे राजस्थान में सरकार, ये पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इस घटना से पूरा शहर आहत है और लोग समाज में घूम रहे ऐसे भेड़ियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो देखा आपने, इस घटना ने सबको यहाँ पर आहत कर दिया है और अब लोग इस पर जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर यहाँ पर उतर आए हैं। तो ये एक मामला था जो श्रीगंगानगर में यहाँ पर सामने आया। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं शाम 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबर। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से कुख्यात अपराधी मुख्तार घायल हुआ है। अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल चोरों के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। 1.5 करोड़ के 316 स्मार्टफोन समेत 2 गिरफ्तार हुए। दिल्ली के द्वारका में सोसाइटी गार्ड से मारपीट हुई है। सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुरादाबाद में 2 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है। आरोपी मां गिरफ्तार हुई। आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से इजराइल ने हमला कर दिया है। जमीन से 25 मीटर नीचे 200 मीटर लंबी एक सुरंग पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के मुताबिक इस सुरंग में भारी हथियार थे जिनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाना था। उधर हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उसके पास जवाबी हमले का अधिकार सुरक्षित है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का एक और बड़ा हमला। इजराइल की सेना ने रविवार रात मजदल जॉन नाम के एक गांव में एक भूमिगत सुरंग की तबाही की ये तस्वीरें जारी की। बयान में कहा कि 200 मीटर लंबी और 25 मीटर गहरी इस सुरंग के अंदर सैकड़ों हथियार और 4 मिसाइल लॉन्च शाफ्ट रखे गए थे जिनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाना था। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेबनान के कब्जा किए इलाकों से इजराइल की बिना शर्त वापसी की टाइमलाइन तय हो। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में करीब 600 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है। इस बीच ईरान और लेबनान के संसदों के अध्यक्षों ने हाल में ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के अमल के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट बनाने का फैसला किया है। ये यूनिट समझौते के उल्लंघन पर नजर रखेगी। इस उल्लंघन के लिए ईरान और लेबनान इजराइल को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, सीजफायर की बात तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन को बनाए रखना बड़ी चुनौती होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इस बीच शनिवार और रविवार को जवाबी हमलों के बाद अब ईरान और अमेरिका बातचीत की मेज पर एक बार फिर से आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका फिलहाल हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया है, ईरान और अमेरिका दोनों, और इस सिलसिले में अब कल कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच वार्ता होनी है। अमेरिकी हमलों के जवाब रविवार को ईरान के मिसाइल हमले। ईरान ने बहरीन और कुवैत में 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की सेना ने ये तस्वीरें जारी करते हुए चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी ईरान पर हमले जारी रखेगा तो बातचीत पूरी तरह रोक दी जाएगी। इस बीच ईरान की निगरानी के बिना होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि ओमान के करीब जहाजों के लिए एक नया रूट खुलेगा जो ईरान को मंजूर नहीं। ईरान चाहता है कि होर्मुज़ से आवाजाही वही तय करे। यही वजह है कि हाल ही के दिनों में ईरान ने 2 बार ओमान के करीब के रूट से गुजरने वाली जहाजों पर हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर हमले कर दी। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों से इसका जवाब दिया। राहत की बात यह है कि दोनों ही पक्ष फिलहाल हमले रोकने को तैयार हो गए। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज़ पर अधिकार को लेकर बात होगी।
आगे बढ़ते हैं और अब असम से खबर हम आपको बताते हैं। देखिए, असम में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और यहाँ पर लोगों के लिए बड़ी चुनौती ये मौसम बनता हुआ दिख रहा है। राज्य के धेमाजी में बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं, जहाँ पर हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उनके लिए इस मौसम से जूझ पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। न घर बचे, न सड़क, न खेत बचे, न खलिहान। घर पानी में डूबे हुए हैं और पानी लोगों की कमर तक जा पहुंचा है और लोग इसी हालात में जीने को मजबूर हैं। ये वीडियो असम के धेमाजी इलाके का है। पूरा का पूरा गांव जलमग्न है। असम के 6 जिलों में कुल 22,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां करीब 16,000 लोग प्रभावित हैं और 69 गांव जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिश और कटाव की वजह से धेमाजी में सीमेन नदी पर बना एक रेलवे पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। हालात नाजुक हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दे दी है। एहतियात के तौर पर आरकी पाथर और सीमेन चापरी स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी गई हैं। अब जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। बारिश के बाद नदी का जल स्तर जब बढ़ा तो ये भयावह तस्वीरें देखने को मिली हैं। असम में बाढ़ से हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। सीमेन नदी है जहां पर 3 लोग इस बहाव में बह गए हैं और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बड़ा नुकसान यहां पर हो गया है। जरा देखिए आप। सैलाब का तांडव देखिए। रफ्तार इतनी मानो सब कुछ बहा ले जाएगा। ये वीडियो असम के सीमेन नदी का है, जहां हालात भयावह होते जा रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और नदी उफान पर है। सैलाब के आगे कुछ भी आ रहा है, उसे वो बहा ले जा रहा है। इलाके में लोगों की जिंदगी खतरे में है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी पार करते वक्त 3 लोग तेज बहाव की चपेट में आ गए, लेकिन राहत की बात ये रही कि स्थानीय लोगों और बचाव दल ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तीसरा अभी भी लापता है। चारों तरफ ऐसे ही हालात हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और उफनती नदियों के पास न जाने की सलाह दी है। बचाव और राहत कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन बारिश और बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। देखा आपने, हर साल ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलती है जब बारिश का मौसम शुरू होता है। कहीं पर लैंडस्लाइड होती है, कहीं पर नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। आपने असम के हालात देखे, अब जरा ये अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भी जब बारिश हुई तो उससे तबाही का मंजर देखने को मिला। बाढ़ और मलबे की वजह से जीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर हो गया। तस्वीरें दहलाने वाली हैं। आसमानी आफत के बाद लोगों पर मुश्किलों का पहाड़ कैसे टूट पड़ा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बादल फटने के बाद कई इलाकों में हालात कितने गंभीर हैं। चारों तरफ भीषण बाढ़ की दहाड़ है। लोगों में हाहाकार मचा है। सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भीषण बाढ़ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बादल फटने के बाद कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अचानक आए जल प्रलय में कई लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। भीषण बाढ़ में कहीं घर ढह गए तो कहीं बाढ़ की वजह से ब्रिज का हिस्सा गिर गया। लोगों की आवाजाही ठप हो गई। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि और बारिश की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदियों के किनारे न जाने की सख्त सलाह दी है। देखा आपने, अरुणाचल प्रदेश इस वक्त प्राकृतिक आपदा की दोहरी मार झेल रहा है। राज्य में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार बादल फटने की घटना ने ईस्ट सियांग में आप देखिए कैसे हालात यहां पर पैदा कर दिए हैं। ईस्ट सियांग और लेपराड़ा जिले हैं जहां पर भारी तबाही इसकी वजह से मची। कुदरत का कहर देखिए, लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद देखिए। बादल फटने से ऐसी तबाही आई कि कई फंस गए। अब उन्हें बचाने की कोशिश चल रही है। भीषण बाढ़ के बीच रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। खतरों से खेलते हुए एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है।
लगातार बारिश और बादल फटने से ईस्ट सियांग और लेपराड़ा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तो इसी के साथ 4 के अलार्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं ताबिश हुसैन। यहाँ पर एक ब्रेक लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाकर सकते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। आरोपी लवकुश मिश्रा बना रहा था 1 करोड़ की लागत से मकान। एनडीटीवी पर बन रहे 3 मंजिला इमारत की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बेअदबी कानून को लेकर अकाल तख्त का आदेश। कानून में संशोधन के लिए 1 महीने का दिया समय। विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की कही बात। प्रदूषण फ्री दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम। नई ईवी पॉलिसी को मिली मंजूरी। ग्राहकों की भी होगी बल्ले बल्ले। कार खरीदने पर सब्सिडी के साथ 0 टैक्स। बड़ी संख्या में चार्जिंग पॉइंट बनाने का भी लक्ष्य। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा।